गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपने सहारा टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो सहारा टाइप के जो क्लाइमेट हैं या सहारा टाइप की जो जलवायु है उसके बारे में स्टडी करने से पहले थोड़ा जलवायु के बारे में अपने समझ लेते हैं। जलवायु संबंधी विशेषताओं में समानता को ध्यान में रखकर पृथ्वी को प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिन्हें जलवायु प्रदेश की भी संज्ञा दी जाती है। ज्ञात रहे कि विभिन्न जलवायु प्रकारों की सीमाएं स्पष्ट एवं निश्चित न होकर संक्रमण पेटियों के रूप में पाई जाती है। इस प्रकार आसपास स्थित दो प्रकार की जलवायु में आकस्मिक परिवर्तन नहीं होते हैं। इस प्रकार अपने देखते हैं कि जो सहारा टाइप का क्लाइमेट है वो अन्य क्लाइमेट या अन्य प्रकार की जलवायु से भिन्न होता है। यदि इसकी बात करें सहारा टाइप के क्लाइमेट की, तो इसमें वितरण की बात करें तो सहारा टाइप का जो क्लाइमेट है वो उसका वितरण यदि देखा जाए तो सहारा तुल्य उष्ण मरुस्थलों का विश्व वितरण वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण तथा स्थल एवं महासागरों के विन्यास से जुड़ा हुआ है। तो विश्व के अधिकांश उष्णीय या गर्म जो मरुस्थल हैं वो 15 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं, और विश्व के सभी गर्म मरुस्थलों के मध्य भाग से कर्क तथा मकर रेखा होकर गुजरती है। जैसा कि अपने मानचित्र में देख सकते हैं कि जो विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं उनमें से जो कर्क रेखा और मकर रेखा जो है वो बीच में से होकर गुजरती है, और इनका जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण अक्षांश के बीच में रहता है, जिनको कि अपने रेड कलर से साइन किया गया है। इसके बाद में अगर अपने देखें कि विश्व के सभी गर्म मरुस्थलों के मध्य भाग से कर्क रेखा तथा मकर रेखा होकर गुजरती है, और सहारा तुल्य जलवायु को देखा जाए तो ये जलवायु दक्षिणी अमेरिका में चिली तथा पेरू के तटवर्ती मरुस्थल, अंगोला तथा दक्षिणी अफ्रीका के नामीबिया क्षेत्र में कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना तथा दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डेजर्ट सहारा तथा अरब के मरुस्थल, ईरान का मरुस्थल, भारत एवं पाकिस्तान का थार का मरुस्थल एवं उत्तरी मैक्सिको का मरुस्थल भी इसके एग्जाम्पल हैं। और अगर सहारा की बात करें तो सहारा जो मरुस्थल है वो भारत के राजस्थान और गुजरात जो स्टेट हैं उनमें पाया जाता है। भारत एवं पाकिस्तान का जो थार का मरुस्थल तथा उत्तरी मैक्सिको का मरुस्थल, ये सभी मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित हैं। यहाँ उपोष्णीय एवं कटिबंधीय प्रतिचक्रवातों में अवरोही वायु राशियाँ भी या सबसिडिंग एयर मासेस भी पाई जाती है। ये वायु राशियाँ या सबसिडिंग एयर मासेस नीचे उतरने के कारण संपीड़ित होकर रुद्धोष्म दर से गर्म होती है, यानी नीचे आने वाली वायु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और उनकी वाष्प धारण करने की जो क्षमता होती है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। इन परिस्थितियों में वर्षा की तनिक भी संभावना नहीं पाई जाती है। यानी अगर ये वायु रुद्धोष्म दर से गर्म हो तो जो वर्षा होने की जो दर होती है या वर्षा होने की जो संभावनाएं होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, और यहाँ पर वातावरण की वृद्धि की गुंजाइश भी बिल्कुल नहीं रहती है। महाद्वीपों के जो पश्चिमी किनारे हैं उन पर उष्ण मरुस्थलों की स्थिति के लिए अपने 3 जो कारक होते हैं उनको मुख्य मानते हैं या उत्तरदायी मानते हैं। महासागरों के ऊपर उपोष्ण कटिबंध, उच्च वायुदाब क्षेत्रों के पूर्वी भाग में वायु राशियों में अत्यधिक स्थिरता पाई जाना। सेकंड नंबर, महाद्वीपों के पूर्वी किनारों को व्यापारिक पवनों से अधिक मात्रा में आर्द्रता प्राप्त होना, जबकि पश्चिमी किनारों पर उन पवनों द्वारा आर्द्रता प्राप्त करने से वंचित रह जाना। और थर्ड जो पॉइंट अपना रहेगा, 15 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वायुमंडलीय विक्षोभों की संख्या बहुत कम होती है। यानी वायुमंडलीय विक्षोभ इस टेम्परेचर के बीच में बहुत ही कम पाए जाते हैं, जबकि महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर बहुत बड़ी संख्या में तूफान आ सकते हैं जिनसे वर्षा होती है। और इसके अतिरिक्त यहाँ
तट के निकट ठंडी महासागरीय धाराएं चलती है, वहाँ शुष्कता और बढ़ जाती है और ठंडी धाराओं के ऊपर से चलने वाली वायु की नीचे से ठंडी होने के कारण वायुमंडल में तापमान व्युत्क्रमानुपाती उत्पन्न हो जाता है और इस व्युत्क्रमानुपाती ताप उत्पन्न होने से वायु अत्यधिक क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इस प्रकार स्वच्छ एवं शुष्क मौसम में वायु ऊपर उठने में असमर्थ रहती है। अब अपने बात करें फैक्टर अफेक्टिंग सारा टाइप ऑफ क्लाइमेट, या सारा टाइप का जो जलवायु है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले प्रभावित करने वाले कारकों में तापमान की बात करते हैं अपने। तो उष्ण मरुस्थलों में इंसोलेशन या सूर्य विताप बोलते हैं इसको, की अधिकतम मात्रा प्राप्त होने से सबसे ऊंचे तापमान पाए जाते हैं और इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, बादलों के अभाव में, यानी यहाँ पर बादल नहीं बनते हैं, और दूसरी बात विकिरण का प्रकीर्णन न होना। विकिरणें क्या होती है, जो सूर्य की किरणें होती है वो फैलती नहीं है यहाँ पर। तथा दूसरा, धरातल या आर्द्रता के अभाव में, धरातल में जो, या अपने कहें कि भूमि पर जो वायु होती है उसमें आर्द्रता कम पाई जाती है, जिससे वाष्पीकरण नहीं हो पाता। इस प्रकार से धरातल को गर्म होने के लिए अत्यधिक ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। और ध्यान रहे कि इन्हीं परिस्थितियों में धरातल का रात्रिकालीन जो शीतलन तीव्र गति से होता है। मीन्स दिन का तापमान अधिक और रात्रि का तापमान बिल्कुल कम हो जाता है या डाउन हो जाता है। इसलिए सर्वाधिक दैनिक तापांतर, यानी दिन एवं रात का जो ताप का अंतर है वो उष्ण मरुस्थलों में ही पाया जाता है या गर्म मरुस्थलों में पाया जाता है। जैसा कि अपने राजस्थान में देखें, जो उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ दिन का तापमान अधिक और रात्रि का कम पाया जाता है। जैसे चूरू या जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ सामान्यतः दैनिक तापांतर 22 डिग्री से 28 डिग्री तक पाया जाता है। इन मरुस्थलों में छाया और धूप के तापमान में भी बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। तो गर्मी के दिनों में एक ही अक्षांश में स्थित आर्द्र क्षेत्रों की अपेक्षा मरुस्थलों में अधिक ऊंचे तापमान अंकित किए जाते हैं। इसके विपरीत शीत ऋतु में मरुस्थलों का तापमान बहुत ही कम हो जाता है। अतः इस जलवायु में वार्षिक तापांतर बहुत अधिक रहता है और ये तापांतर 17 डिग्री से 22 डिग्री के मध्य नोट किया गया है। नेक्स्ट जो अपना फैक्टर है वो आएगा प्रेसिपिटेशन, मीन्स वर्षा। तो वर्षा भी एक मुख्य कारक है जो कि मरुस्थलीय प्रकार की जो जलवायु है, ये सहारा टाइप की जो जलवायु है उसको प्रभावित करते हैं। उष्ण मरुस्थलों में वाष्पीकरण जो है वो वर्षा से सदैव अधिक होता है, यानी इवेपोरेशन एक्सीड फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन। यहाँ होने वाली वर्षा अनियमित और अविश्वसनीय होती है, यानी यहाँ पर अनियमित वर्षाएं होती है। वर्षा का कोई विश्वास नहीं होता है कि कब हो। अधिकांश भागों में वर्षा का वार्षिक औसत यहाँ पर 12 सेंटीमीटर से भी कम रहता है, जो कि बहुत ही कम है। परंतु अधिक आर्द्र किनारे की ओर वर्षा का वार्षिक औसत 50 से 75 सेंटीमीटर भी नोट किया गया है। इन मरुस्थलों में कभी कभी लगातार कई वर्षों तक वर्षा की एक बूंद भी देखने को नहीं मिलती है, किंतु कभी एक दिन में होने वाली वर्षा की मात्रा अनेक वर्षों में होने वाली वर्षों की मात्रा संपूर्ण मात्रा से भी अधिक हो जाती है। मरुस्थलों में यदि कभी भारी वर्षा होती है तो इससे बाढ़ की स्थिति भी देखी जा सकती है, जिससे भीषण तबाही भी होती है। किंतु इस प्रकार की आकस्मिक भीषण वर्षा से गिरा हुआ जल शीघ्र बहकर निकल जाता है और वर्षा की परिवर्तनशीलता या वेरिएबिलिटी को 40% से भी अधिक होती है। उष्ण मरुस्थलों में रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी होती है वो भी 10 से 30% ही रहती है, जबकि निरपेक्ष आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपेक्षाकृत अधिक होती है। रात्रि में ठंडक बढ़ जाने के कारण अपेक्षित आर्द्रता भी बढ़ जाती है और इन मरुस्थलों में अधिकतर स्थानों में प्रातःकाल अधिक ओस भी पड़ती है। तो इसके साथ साथ अपेक्षित जो आर्द्रता है वो सर्दियों में अधिक और गर्मियों में कम देखने को मिलती है और इन मरुस्थलों में धूल भरी आंधियाँ या हवाओं के चलने से वायुमंडल की पारदर्शिता
कम हो जाती है और इन रेतीली हवाओं के कारण मरुस्थलों के निवासियों की आँखों और गले में भी तकलीफ होती है। नेक्स्ट, यदि इसका फैक्टर देखा जाए तो नेचुरल वेजिटेशन है। तो नेचुरल जो वेजिटेशन है यहाँ पर, वो उष्ण मरुस्थलों में जल की कमी के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत ही कम पाई जाती है। यानी जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं वो दूर दूर देखने को मिलती है। यहाँ जो थोड़ी बहुत वनस्पति होती है वह मरुस्थलीय या जीरोफिटिक टाइप की होती है। इसमें सूखेपन को सहन करने की या ड्राइनेस को सहन करने की क्षमता पाई जाती है। और इन वेजिटेशन में देखा जाए तो इनकी छाल मोटी, पत्तियां चिकनी होती है और इनकी जो लीफ होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है और इनमें पत्तियां बहुत ही या इनमें पत्तियां कम देखने को मिलती है। और अपने तने और पत्तियों की कोशिकाओं में नमी का भंडारण करके ये मरुस्थलीय वनस्पति अपने को शुष्क दशाओं के अनुकूल बना लेती है। और इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो कैक्टस की डिफरेंट स्पीसीज़ हैं या अकेशिया की डिफरेंट स्पीसीज़ हैं या कैलोट्रोपिस इत्यादि की डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, जिनकी जड़ें बड़ी और लंबी होती है और गहराई तक स्थित होती है। और इनकी रूट्स जो होती है उनमें वैस्कुलर बंडल वेल डेवलप पाए जाते हैं, जिससे कि भूमिगत जल तक उनका प्रवेश हो सके और वहाँ से वो वाटर है उसको एब्जॉर्व कर सके। यहाँ अनेक जो हैं फूलदार या अपने कहें कि फ्लावरिंग प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं। मौसम परिवर्तन के साथ साथ वनस्पति या वेजिटेशन में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें एनिमल लाइफ की, तो यहाँ एनिमल लाइफ में भी बहुत सारे अडेप्टेशन देखने को अपने को मिलते हैं और यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज़ पाई जाती है और ऐसी स्पीसीज़ जो अपने आप को ड्राइनेस के अडॉप्ट कर लेती हैं, ऐसी स्पीसीज़ यहाँ देखने को मिलती है। मरुस्थलों में ऊंट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है और इस शुष्क जलवायु में विभिन्न प्रकार के स्नेक और लिजर्ड, रोडेंट्स इत्यादि की डिफरेंट स्पीसीज़ देखने को मिलती है, जो कि अपने आप को इन ड्राई कंडीशंस के अनुकूल बना लेते हैं, जैसे कि बिलों के अंदर रहना या खाने पीने की खोज में बिलों से बाहर दिन के समय में निकलना। और साधारण तौर पर जो डेजर्ट जो एनिमल्स होते हैं वो छोटे छोटे आकार के होते हैं, लेकिन जो कैमल है वो इसका अपवाद स्वरूप अपने इसको देख सकते हैं। तो इसी प्रकार अपने देखते हैं कि जो सहारा टाइप जो क्लाइमेट है वो अन्य क्लाइमेट से बिल्कुल डिफरेंट होता है।